तो चेंज मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस, चेक कॉस्ट कितनी लगेगी, इम्पैक्ट कितना होगा और डिसाइड करें कि चेंज वाकई ही रिक्वायर्ड है या नहीं। कीप ट्रैक ऑफ वर्जन नंबर्स, सिस्टम बिल्डिंग, चेंज करने के बाद उस चेंज को आपने जितनी भी आपके पास लाइब्रेरीज कंपोनेंट्स जो वर्क कर रहे थे उन सब के साथ अटैच करना, दैट्स कॉल्ड सिस्टम बिल्डिंग। ठीक है, यानी एक अकेला सिस्टम तो नहीं काम कर रहा होता है, आपने लाइब्रेरीज उसके साथ अटैच करनी होती हैं, फाइल्स जो आपकी हैं वो सारी अटैच करनी है ताकि वो एक वर्किंग मॉड्यूल बन जाए। चेंज को इन सारी चीज़ों के साथ भी अटैच करना है। रिलीज मैनेजमेंट एंड वर्जन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? कीप ट्रैक ऑफ रिलीज, रिलीज का मतलब ये होता है, वर्जन नंबर होता है आपका जैसे ये ना 8.4.1, ठीक है, इट्स मीन माइनर रिलीज नंबर इज 1, ये जो 1 है आपका इसको रिलीज नंबर बोलते हैं, ठीक है, और ये जो 8.4.1 है ये आपका मतलब कहलाता है वर्जन, ये वर्जन है, और इसमें जो 1 है दैट इज रिलीज, एंड मेजर रिलीज इज 4 एंड सॉफ्टवेयर इज 8, ठीक है, 8 is called main software, 4 is called major release, 1 is called minor release, ठीक है। 8.4.1 is your version number, ठीक है, ये पूरा आपका है, ठीक है, वर्जन नंबर 8.4.1, इसमें 8 सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहा है, 4 जो है वो मेजर रिलीज को डिफाइन कर रहा है, 1 जो है वो माइनर रिलीज को। तो जब भी आप चेंजेस करते हैं तो फिर आप अपना ये वर्जन और रिलीज मैनेजमेंट दोनों का ख्याल रखते हैं कि आइदर मेजर थी या माइनर थी, तो आपने मेजर है तो आपने ये नंबर चेंज करना है 5, अगर माइनर है तो फिर आपने ये नंबर चेंज करना है, ठीक है, और अगर आपका उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ चेंज आया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज आई है तो फिर आप अपना ये वाला नंबर चेंज करते हैं, डेट इज 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से जब आप चेंजेस करते हैं सिस्टम में तो आप अपने जो है इस वर्जन नंबर को भी चेक करते हैं कि ये किस तरह से आपका चेंज हो जाएगा और इसका भी आप रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक हो गया, दैट्स कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और क्या रह गया है? और भी पढ़ना ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये ऐसे ही है। ये है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग टर्म क्या है? मॉनिटरिंग हम कई दफ़ा पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं एंड कंट्रोल को भी कई दफ़ा पहले डिस्कस किया। मॉनिटरिंग, रिस्क मॉनिटरिंग भी हमने पढ़ी थी कि जो है वो चेक करना कि क्या रिस्क मतलब कहाँ तक आएगा, वो सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी क्या है? कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के हवाले से आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ये पहले भी होती है थ्रू जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। अब आप मॉनिटर क्या कर रहे हैं कि आपने 7 वीक में कहा था कि ये काम हो जाएगा, क्या वो हुआ है या नहीं, यानी आप कलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि क्या 7th वीक में जितना हमने डिसाइड किया था उतना काम हो गया या नहीं, दैट्स कॉल्ड योर मॉनिटरिंग, ठीक। और ये मॉनिटरिंग बाद में भी हो सकती है प्रोजेक्ट बनने के बाद, कि हमने कहा था कि इतने नंबर ऑफ एक टाइम पर यूजर यूज कर सकते हैं, क्या उतने यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या किस तरह से सिस्टम, किस चीज़ के ऊपर सिस्टम जो है वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसा कि डिस्क्राइब हुआ था। तो दैट्स कॉल्ड योर मॉनिटरिंग, जो कि पहले भी होती है बाद में भी होती है। रिस्क मॉनिटरिंग भी होती है, रिक्वायरमेंट्स की मॉनिटरिंग भी होती है, क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी होती है, ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट साइकिल चलती ही रहती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से ही फिर आप किया जाती है कंट्रोलिंग, कि जो चीज़ आपने मॉनिटर की है उस मॉनिटरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे एक्चुअल में कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड योर कंट्रोलिंग, ठीक है। आप जो मॉनिटर आपने एक्टिविटी की है उसको दोबारा से एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैसे लेके आना है, यानी आपने मॉनिटर किया कि 7th वीक में हमारा जो है वो इतना डिज़ाइन का फेस हो जाना चाहिए था, जो कि उतना हुआ नहीं था, तो देन आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए फिर आप नए प्लान्स लेके आते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है कंट्रोलिंग। हम क्यों मॉनिटर करते हैं? इसलिए करते हैं कि क्या हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं,
ये चीज़ चेक करने के लिए ना कि हमने जो प्लान बनाया था क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं, इसलिए हम मॉनिटर कर रहे हैं। टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट प्रॉपरली टू डेरिवेशन, हमने कहीं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें डेविएट तो नहीं की, यानी हम पीछे तो नहीं रह गए या हम आगे तो नहीं चले गए, या हमने प्लान के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें की हैं या नहीं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। देन हम कंट्रोल कैसे करते हैं कि अगर हम पीछे रह गए हैं जो हमने प्लान किया था, तो फिर हम उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए फिर हम डिफरेंट स्टेप्स करते हैं। हम प्लान करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे। हम मेजर करते हैं स्टेटस ऑफ वर्क परफॉर्म, ठीक है, कितना काम हो चुका है वो। देन हम कंपेयर करते हैं दोनों को, ठीक है, कि एक्चुअल में हमें कहाँ पे होना चाहिए था और हम कहाँ पे हैं। दैट्स कॉल्ड वेरिएंस, कि हमारे पास वेरिएंस क्या है, ठीक है, कि हमें कहाँ पे होना चाहिए था और हम एक्चुअल में कहाँ पे हैं, उसमें कितना डिफरेंस है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, और देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मतलब ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे हम चीज़ों को करेक्ट कर सकें, मतलब ठीक कर सकें। दैट्स कॉल्ड योर रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्स क्या लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या डिसाइड करते हैं। ये आपकी क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ है। यानी आपने पहले प्लान किया, फिर आपने देखा कि एक्चुअल में हम कहाँ पे हैं, फिर आपने देखा कि हमें कहाँ पे होना चाहिए था, दोनों में कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है, इसके लिए कोई अथॉरिटी बनाई जा सकती है इस तरह से, मतलब इसको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप मतलब रिस्पॉन्सेज आपके क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि भाई जो इतना डिफरेंस है, कोई बात नहीं, खैर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना डिफरेंस है। तो आप एक्शन भी ले सकते हैं कि नहीं, हमने जहाँ प्लान किया था हमें वहाँ तक जाना चाहिए, हम ये चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। आप अपना प्लान भी रिव्यू कर सकते हैं जो आपने पहले बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पहले प्लान बनाया था उसमें हमने कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा वीक्स की थी और हमने कम लिख दी थी, ये कोई इश्यू तो नहीं हुआ हमारे साथ। ये आपके पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। आप मॉनिटर कर सकते हैं डेली भी, मॉनिटर कर सकते हैं वीक भी और मंथली भी, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मॉनिटरिंग रखना चाहते हैं। आप डेली टू डेली वीक करें, वीकली वीक कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट बना सकते हैं कि आपको प्लान के अकॉर्डिंग किधर थे, एक्चुअल में किधर हैं, और दोनों में कितना वेरिएंस है, दोनों में कितना डिफरेंस है। इसके लिए कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं, ठीक है। टीम मेंबर से ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, और या प्रोजेक्ट मैनेजर भी आगे टीम बना सकता है मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। और वो फिर जो है वो बना सकते हैं रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में वो समरी लिख सकते हैं, वो कितने यहाँ तक कितना काम हुआ है, कितने माइलस्टोन, कितने टास्क अचीव हो चुके हैं, नेक्स्ट क्या करना है हमने, रिस्क कितने आए। ये शॉर्टली इनको बेशक स्किप कर दीजिएगा, ये ट्रैफिक लाइट असेसमेंट है, ये भी नहीं चाहिए हमें। और आमतौर पे इन 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होता है जब हम मॉनिटर या कंट्रोल कर रहे होते हैं, टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस। टाइम हमारा कितना वेरिएट किया है, हम स्केड्यूल से कितना पीछे हैं, हमने बजट कितना एक्सपेंस कर लिया अभी तक, और परफॉर्मेंस। ये 3 चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, और इन 3 चीज़ों की ही कंट्रोलिंग ज़रूरी होती है कि हम टाइम को कंट्रोल में रखें, हम बजट को कंट्रोल में रखें, और हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल रखें, क्योंकि यही 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे सिस्टम या तो सक्सेसफुल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। मतलब सिस्टम की सक्सेस इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये अर्न वैल्यू में बस ये स्लाइड देखने वाली है। ठीक हो गया, ये मैंने ठीक है। इसमें ये वैल्यूज के टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहले बोलते थे BCWS, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, ठीक है। अब इसे बोलते हैं PV, प्लान्ड वैल्यू, ठीक है। ये फैक्टर जो है ना अब बोला जाता है, पहले इसी फैक्टर को बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल बोला जाता था। दैट्स मीन PV, प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू का मतलब होता है हाउ मच वर्क शुड बी डन। अब यानी प्लान, नाम से लग रहा है ना प्लान्ड वैल्यू,
प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब तक कितना काम होना चाहिए था, दैट इज पीवी, प्लान वैल्यू। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। और ईवी, अर्नड वैल्यू, यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, ये पहले टर्म बोली जाती थी, अब ये टर्म बोली जाती है ईवी, अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू का मतलब है हाउ मच वर्क इज डन। प्लान्ड वैल्यू कितना काम होना चाहिए था, ईवी कितना काम हुआ है। ठीक है, कितना काम हुआ, कितना, हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, और एसी, एक्चुअल कॉस्ट, हाउ मच डिड द वर्क डन कॉस्ट इन टर्म ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट के लिए है एसी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जितना काम अब तक हुआ है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी लगी है, वो आपका क्या है, एसी, हाउ मच डिड द वर्क डन कॉस्ट, जितना अब तक काम हुआ है उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, ये दोनों प्लान वैल्यू, प्लान क्या हुआ था, ईवी, डन कितना हुआ है अब तक। ठीक है, कितने परसेंटेज कंप्लीट हो गया, दैट्स मीन कितने परसेंटेज ऑफ पीवी का अब तक कंप्लीट हुआ है। और एसी आपकी एक्चुअल कॉस्ट, एसी एक्चुअल कॉस्ट। और एसवी आपका स्केड्यूल, ये स्केड्यूल के बारे में है। स्केड्यूल वेरिएंस, दैट्स मीन प्लान जितना था उसमें से कंप्लीट निकाल दें वर्क कंप्लीटेड, तो ये आपका स्केड्यूल वेरिएंस, कि आप स्केड्यूल में कितना आगे पीछे हैं वो आपका, यानी कितने वीक पीछे हैं। यानी प्लान आपने किया था कि हम 3 वीक पे होने चाहिए, अब आपने वर्क वो कंप्लीट किया है फॉर एग्जांपल 4 में, तो आप इसका मतलब है -1 वीक जो है स्केड्यूल में वेरिएंस है, आगे भी हो सकता है पीछे भी। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव में आ जाता है तो डेट्स मीन आप 1 वीक आगे हैं, अगर आपका माइनस में आ जाता है तो डेट्स मीन आप 1 वीक क्या है, पीछे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस्ट में वेरिएंस भी निकाल सकते हैं कि आपकी बजटेड कॉस्ट कितनी थी और आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, उन दोनों को नेगेटिव करें तो फिर आपका इस वक्त कॉस्ट में आप कितना आगे पीछे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, वो चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूले ही बस आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, देन ये एक फार्मूला है SPI, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये आप BCWP, जो कि एक्चुअल में आपका BCWP EV, ठीक है, ये पहले वाली टर्म्स हैं आपकी, इसको आप डिवाइड करें किसके साथ, BCWS के साथ, स्केड्यूल के साथ। ये अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू, तो ये आपका आ जाता है स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और जी हमें दे दिया हुआ स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो दैट्स मीन आप अपने स्केड्यूल से आगे चल रहे हैं। ये आपका 1 आता है तो दैट्स मीन आप ऑन स्केड्यूल हैं। यानी अगर आप 4 वीक पे हैं, आपने प्लान में 4 वीक था और अभी भी आप 4 वीक पे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ जाएगा ना, तो 1 मीन आप ऑन स्केड्यूल हैं। अगर आपका लेस देन 1 आता है तो आप बिहाइंड स्केड्यूल हैं। यानी आप टर्म्स को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, आप टर्म्स को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। स्केड्यूल में कितना आगे पीछे हैं आप और कॉस्ट में कितना आगे पीछे हैं। कॉस्ट में आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, इन टर्म्स को आप माइनस भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया स्केड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस, ये माइनस कर रही हैं दोनों टर्म्स, और परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसमें फिर ये वैल्यूज, उसमें मैंने बताया कि अगर आप पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव में हैं, तो ये हो सकता है, और यहाँ पे अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है आप स्केड्यूल से या कॉस्ट से आगे जा रहे हैं। तो अहेड ऑफ स्केड्यूल, अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है दैट्स मीन यू आर अंडर कॉस्ट, और अगर आप इक्वल टू 1 है दैट्स मीन आप कॉस्ट पे हैं। ठीक है, एंड ऑन स्केड्यूल हैं, अगर आपका लेस देन 1 है दैट्स मीन आप ओवर कॉस्ट हो चुके हैं एंड बिहाइंड द स्केड्यूल मौजूद हैं। आपने ये 18 वाला स्लाइड याद करने, 18 वाले ये फार्मूले देखने हैं, 17 और 16। ठीक है, 16, 17, 18 ये 3 है यहाँ से।
और ऊपर से बस आपको जो है ना वो पता होना चाहिए व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, और इसमें आपके पास जो 14 भी नहीं, बस ये फार्मूले वाली 16, 17 और 18 ये है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। 16, 17, 18 ये यही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बस यहीं तक काफ़ी है जी। वाइवा आपका है वेनेसडे को, टाइमिंग क्लास वाली ही है। आई थिंक क्लास स्टार्ट होनी है वेनेसडे को 9:30 बजे, हाँ 9:30 to 11, 9:30 to 11 ही आपका वाइवा होगा, ठीक है। चलिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ, 11:30 मेरी एक मीटिंग थी, लेकिन 12 बज चुके हैं, क्लास खत्म करते करते। मैम रोल नंबर मेरी 13 अटेंडेंस लगा दें, मैं लेट आया था क्लास। रोल नंबर 13 की अटेंडेंस लगानी है, और तलहा यस की मैम। लगानी है। 57 तलहा रीटेक। तलहा लगा देती हूँ, और 50 मैम 50। 50 और 13 मैं अभी लगा देती हूँ। वो लेक्चर और यूट्यूबर। मैं अभी शेयर कर देती हूँ।